सहारा प्रणाम हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। चुनावी दंगल और पुरानी पेंशन वैसे तो दोनों का कोई सीधा नाता नहीं है, फिर भी हल्ला मचा हुआ है, शोर मचा हुआ है। गुजरात हो या फिर हिमाचल, हर तरफ पुरानी पेंशन की बहाली पर सियासत हो रही है। पेंशन कर्मचारियों की है तो बहुत बड़ा वोटर वर्ग भी है। इस कारण इसे लेकर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। 1 अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन योजना को बंद कर राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की गई थी। इसके बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पिछले विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन की बहाली का वादा भी किया गया और उसे लागू भी किया गया था। अब दूसरे राज्य में भी इस पर चुनावी रंग चढ़ रहा है। तो आज हस्तक्षेप में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने का वादा वाकई चुनावी बाजी पलट सकता है। विपक्ष शासित कई राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने के बाद सियासत अब उबाल पर है। इस बीच हिमाचल और गुजरात के चुनाव में बीजेपी को बैकफुट पर लाने के लिए कांग्रेस ने पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली का चुनावी वायदा भी कर दिया है। हालांकि जानकार और सरकार इसे लोक लुभावन स्कीम मानती है। पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लागू करने की सरकारी कर्मचारियों की मांग का विपक्ष, खासकर कांग्रेस, खुलकर समर्थन कर रही है। विपक्ष शासित राज्य पंजाब, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो पेंशन की पुरानी व्यवस्था लागू भी कर दी गई है। इसके बाद से हिमाचल और गुजरात के चुनाव में पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली एक बड़ा मुद्दा बन गया है। चुनावी सभाओं में प्रियंका गांधी कई बार ये ऐलान कर चुकी हैं कि दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार आते ही पहली कैबिनेट बैठक में ही पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। विपक्ष की ओर से पुरानी पेंशन स्कीम को चुनावी मुद्दा बनाए जाने से बीजेपी अंदर खाने बैकफुट पर है। हालांकि ये भी सच है कि अर्थव्यवस्था के जानकार पुरानी पेंशन स्कीम को नुकसानदायक कदम मानते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को केंद्र सरकार ने दिसंबर 2003 में खत्म कर दिया था और 1 अप्रैल 2004 से नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लागू की गई थी। ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के आखिरी वेतन की 50% रकम पेंशन के रूप में मिलती थी और इसकी पूरी राशि का भुगतान सरकार करती थी। वहीं एनपीएस में कर्मचारी अपनी सैलरी से 10% हिस्सा पेंशन के लिए योगदान करते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार इसमें 14% योगदान देती है और पेंशन का पूरा पैसा पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए के पास जमा होता है, जो इसे बाजार में निवेश करता है। यानी नई पेंशन स्कीम में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को हर 6 महीने में मिलने वाला महंगाई भत्ता भी नई स्कीम में नहीं दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। जाहिर है बुनियादी आवश्यकताओं के तौर पर पेंशन स्कीम को देखा जा रहा है। जीवन भर की कमाई के बाद जब इंसान रिटायर होता है तो उसको अपनी ज़रूरतों के लिए आगे का जीवन वो कैसे तय करे, पेंशन की पर उसकी निगाहें टिकी रहती हैं। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। अभी फिलहाल बीजेपी से आनंद साहू जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे 2 रिपोर्टर अभी गुजरात से, अहमदाबाद से हमारे साथ अरविंद शर्मा हैं और हिमाचल से हमारे साथ शिमला से मृगांक प्रभाकर हैं। पहले हम दोनों से समझ लेते हैं वहाँ का मिजाज। अरविंद जी, क्या लगता है आपको कि वहाँ गुजरात में क्या आबो हवा है पेंशन को लेकर? क्या वाकई वहाँ के लिए ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता?
बता दूं, मुद्दा तो बहुत बड़ा है और कर्मचारी पिछले लंबे समय से इसको लेकर मांग करते रहे हैं। कभी सामूहिक अवकाश पर जाते रहे हैं, कभी अलग अलग जो तरीके हैं, कुछ गांधीवादी तरीके से भी अपनी पेंशन स्कीम की मांग करते रहे हैं, लेकिन सरकार हर बार कहीं ना कहीं कुछ प्रलोभन, कुछ आश्वासन देकर इन आंदोलनों को समेटती रही है। और अकेले पूरे गुजरात में कर्मचारियों की बात करें तो तमाम कर्मचारी जो यूनियन है वो पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर चुके हैं और गांधीनगर में लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे। चूंकि गुजरात में विरोध प्रदर्शन करना इतना आसान नहीं था, बावजूद भी तमाम जो कर्मचारी यूनियन है वो लगातार विरोध करते रहे हैं। और पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल करीब 15 से 16 आंदोलन गांधीनगर में हुए हैं। उनमें एक मुख्यतः पेंशन स्कीम को लेकर था। जो अलग अलग विभागों के लोग हैं उन्होंने लगातार समय समय पर आंदोलन किया और अब भी ये मांग कर रहे हैं। अब सवाल उठता ये है कि क्या सरकार इसको गंभीरता से ले रही है? तो सरकार की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, जिन विपक्षी पार्टियों ने, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, इन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाली करने की बात कही है और दूसरे राज्यों का हवाला भी दे रहे हैं कि उन्होंने पंजाब में, जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की बात कर रही है, कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की बात कर रही है। गुजरात में भी इन्होंने ये नारा दिया है और उनका एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि हमने जहां जहां सरकार बनाई है वहां पर हम लोगों के लिए जो वादे किए थे उस पर खरे उतरे हैं। तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने एक नारा दिया है कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी। कांग्रेस ने भी लगातार यही नारा दिया है। लेकिन ये चुनावी वादे हैं। अब चुनावी वादों पर जनता कितना विश्वास करे, क्योंकि पिछले अगर हम 10 या 15 सालों का रिकॉर्ड देखें तो तमाम राजनीतिक पार्टियां लोगों को सपने दिखाती रही हैं, वादे करती रही हैं, लेकिन जैसे ही चुनावी वादों को पूरा करने का वक्त आता है तो कभी जुमला करार दिया जाता है। लेकिन अब यहीं पे सवाल उठता है अरविंद की क्या वाकई जो चुनावी वायदे हैं, आखिर चुनाव के मौसम में वायदे ही किए जाते हैं किसी भी दल के द्वारा, तो जो वायदे हैं क्या आम आदमी तक उन वायदों का असर पहुंच रहा है या फिर इनको लगता है कि विपक्ष के वायदे बहुत मजबूती से नहीं वो देख पा रहे हैं? देखिए, कहीं कहीं अगर हम बात करें तो संजय जी विश्वास भी कर रहे हैं और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा ना होता तो आम आदमी पार्टी को इतना समर्थन ना मिलता। देखिए, अगर आप गुजरात के इतिहास की बात करें तो गुजरात के खुद के जो गुजरात के नेता रहे हैं, चाहे केशुभाई पटेल हो, इसके अलावा गोवर्धन झड़पिया हो, इन्होंने भी एक अलग पार्टी बनाकर राज्य में चुनाव में उतरने की कोशिश की। शंकर सिंह वाघेला ने भी चुनाव में उतरने की कोशिश की, लेकिन इनको कभी जन समर्थन नहीं मिला। कोई तीसरी पार्टी राज्य में अस्तित्व में नहीं आ पाई और उनका एक तरीके से कहें कि लोगों ने उन पर भरोसा नहीं किया। केजरीवाल बाहर से आते हैं, दूसरे राज्य के व्यक्ति हैं, दिल्ली से आते हैं और उन्होंने इस साल कुछ ही महीने गुजरात में उन्होंने अभी अपना प्रचार और प्रसार किया है। बावजूद भी केजरीवाल के साथ जो भीड़ जुटती हुई नजर आ रही है तो वो इस बात का इशारा करता है कि लोग कहीं ना कहीं केजरीवाल को गंभीरता से ले रहे हैं। अब ये अलग बात है कि केजरीवाल को कौन सा वर्ग उनको गंभीरता से ले रहा है। खासकर वो वर्ग जो महंगाई से परेशान है, जो शिक्षा को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर परेशान है, जो बढ़ती हुई फीस से परेशान है, जो अस्पतालों के चक्कर लगा के परेशान है और जो बार बार आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल का जिक्र करती है, मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र करती है, फ्री में तमाम टेस्टों की बात करती है, मुफ्त पानी मुफ्त बिजली की बात करती है, तो लोग आकर्षित हो रहे हैं। और कांग्रेस ने भी अपने जो एजेंडा है उसमें ये घोषणा कर दी है कि वो पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे। तो अब लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं आपका फिर रुक करूंगा, एक बार रुक करते हैं मृगांक प्रभाकर का भी। मृगांक, दरअसल 2004 में ही जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी तब अप्रैल से इसे खत्म कर दिया गया था, तो उसके बाद कांग्रेस के इन वायदों को कितनी गंभीरता से जनता ले रही है, ये भी एक सवाल होगा। जी, एक बार सवाल दोहराइए अपना आप। मेरा बहुत बुनियादी सवाल है कि ये 2004 में 1 अप्रैल से ये पुरानी पेंशन स्कीम की व्यवस्था खत्म कर दी गई थी, तो क्या वाकई वही कांग्रेस जो वायदे कर रही है उन पर लोगों को उतना विश्वास हो रहा है?
संजय देखिए, जो बात आप कर रहे हैं 2004 में 1 अप्रैल को शायद ये पेंशन स्कीम जो है खत्म कर दी गई थी और कहा यह जा रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी उस दौरान ये खत्म की गई थी, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा गया। लेकिन इसके उलट ये कहा गया बीजेपी की तरफ से कि ये कांग्रेस राज में खत्म हुई थी, लेकिन कांग्रेस की राज में खत्म नहीं हुई थी। उसने उन्होंने क्या किया था कि जो पेंशन स्कीम, ओल्डर पेंशन स्कीम चल रही थी, उसको नया नाम दे दिया था, नेशनल पेंशन स्कीम का नाम दे दिया था। और उसमें जिस तरह से ओल्डर पेंशन स्कीम के अंदर 50% पेमेंट सरकार की तरफ से होता है, 50% पेमेंट जो है इंडिविजुअल का जमा होता रहता, उस हिसाब से पेमेंट किया जाता था। लेकिन एनपीएस के अंदर शायद 10% या 14% का कोई रेशियो बनाया गया जिसके हिसाब से पेमेंट दिया जाना था, और वही अभी तक जो है शुरुआत हुई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मैंने देखा कि एनपीएस स्कीम को अब जो है लागू कर दिया गया है। देखिए, ये पूरा घटनाक्रम यूँ समझ लीजिए कि जनवरी में चुनाव हो रहे थे, जनवरी फरवरी में चुनाव थे, उत्तर प्रदेश के चुनाव थे। समाजवादी पार्टी अपने एजेंडे में लेकर आई कि हम जो है उत्तर प्रदेश में अगर आते हैं तो पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू करेंगे। और ये भी इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ के जितने भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हैं और तमाम बोर्ड हैं, वो सारे बोर्ड मिलकर सरकार को हमेशा ये आंदोलन करते रहे और ये चीज़ें सरकार पे पहुँचाते रहे कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार ने इसकी अनदेखी लगातार की गई। पंजाब में ये मुद्दा जो है यहाँ पर क्यों जीवित हुआ, ये भी आपको बताऊं कि राजस्थान के अंदर सरकार ने, जब उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने लागू किया, उसके बाद छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, फिर झारखंड के अंदर जो सरकार है जो कोalition में, उसने इसे लागू किया। अब ये इस महत्वपूर्ण इस चीज को, ये मुद्दे को समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर चंक जो साफ तौर पर दिखाई देता है। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने संकल्प पत्र में क्यों नहीं लिया? देखिए, बीजेपी ये जानती है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को हाथ लगाएंगे तो हाथ शायद जल जाएगा, क्योंकि कई राज्यों के अंदर उनकी सरकार है। अगर एक राज्य के अंदर उनकी सरकार ने इसको लागू कर दिया तो अन्य राज्यों से मांगे खड़ी हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि फंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक सबसे बड़ा इशू है। वो कांग्रेस अगर लागू, मान लीजिए कांग्रेस सत्ता में आती है और उसके बाद जो है इसे लागू किया जाता है, तो निश्चित रूप से उनके सामने भी ये प्रश्न खड़ा होगा कि वो फंड रिसोर्सेस कैसे मोबिलाइज करेंगे सारी चीज़ों के लिए। बीजेपी के सामने भी ये बड़ा इशू है, क्योंकि देखिए हिमाचल तो छोटा सा राज्य है, यहाँ कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश जहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी हैं उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, मध्य प्रदेश है जहाँ पे सरकारी कर्मचारी की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ लागू करने के लिए एक बहुत अच्छे फंड्स और एक चंक की ज़रूरत पड़ेगी, जो शायद सरकार उसमें हाथ नहीं डालना चाहती। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जो गर्मी, जो हीट दिखाई दे रही है, वो इस बात की दिखाई दे रही है कि अगर मान लीजिए ओल्ड पेंशन स्कीम के इस वायदे पे कांग्रेस सत्ता में यहाँ आ जाती है, तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं एक नज़ीर सी बन जाएगी और अन्य राज्यों में से ये मांगें शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि बीजेपी को अपना ये सोच छोड़ के नए सोच पे आना पड़ेगा कि बहुत शुक्रिया मृगांक। दरअसल मौसम तो सर्द है हिमाचल का, लेकिन पेंशन मुद्दा गर्म हो गया है। बहुत धन्यवाद अरविंद जी आपका भी अहमदाबाद से इन तमाम मुद्दों पर अपडेट देने के लिए। हमारे से इस वक्त मेहमान जो जुड़ गए आनंद साहू जी और अनिता द्विवेदी जी आम आदमी पार्टी से हैं। आनंद साहू जी आप बीजेपी से, आपका हमने पहले ही परिचय करा दिया था। आनंद जी, अब हम समझेंगे राजनीति की नज़र से, क्या लगता है आपको बीजेपी क्यों ने अपने संकल्प पत्र में इस स्कीम को लॉन्च की, क्या देने का वादा किया? देखिए, सबसे पहले ये जो स्कीम है वो 2004 से लेकर के 2009 में पूर्ण रूप से इसको कांग्रेस सरकार नेतृत्व डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब पूर्ण रूप से लागू की गई, और उसके बाद लगातार कई चुनाव हो गए। बहुत सारे इलेक्शन होने के बाद अभी ये चुनाव के ठीक पहले इसको राजनीतिक रूप दे करके और ये सारा हंगामा खड़ा करके लोगों को गुमराह करने का एक बड़ा षड्यंत्र जो है वो किया जा रहा है। मैं एक सवाल पूछता हूँ अपने जितने विद्वान लोग हैं उनसे, और जो हमारे पत्रकार साथी थे उनके माध्यम से जो आंदोलनकारी हैं उनसे भी, कि 2009 में ये पूर्ण रूप से ये सारा स्कीम जो है एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम है ये लागू हो गया। उसके बाद इतने वर्ष बीत जाने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो 2019 में इसका कंट्रीब्यूशन सरकारी को बढ़ा करके 14-13 से 19% कर दिया। अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो स्कीम कांग्रेस ने लाया उसमें तो 10 से 13-14% ही था,
उसको और बढ़ा करके और आगे बढ़ाया, ताकि हमारे जो पेंशनधारी हैं उनको ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उससे ज़्यादा फायदा हो, और मार्केट से लिंक करके प्रोटेक्टिंग उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिया जाए, वैसा व्यवस्था करने का पूरा प्रयास किया। और इसी कारण से 29 राज्यों में आज एनपीएस स्कीम लागू है, और केवल राजनीतिक रूप से जो लोग आनंद जी खुद एक मिनट पूरे और मैं आपसे आप ही से काउंटर कर रहा हूँ, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा अभी, मेरा बहुत कर देता हूँ। अच्छा, फिर आप बोलिए जी, कंप्लीट कीजिए आप। फिर मैं एक 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। हाँ, ये जो कांग्रेस ने लागू किया ये नई पेंशन स्कीम को, उन्होंने ही अभी अपने राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं। तो ये बताइए कि इसमें राजनीति कितना हो रहा है और फायदा कितना हो रहा है। अब मैं सवाल कर लूं? मेरा सवाल है कि 2003 में वाजपेयी कैबिनेट में ये फैसला हुआ था, खत्म 2004 में हुआ जब मनमोहन सिंह की सरकार 2004 में हुआ था, जो 1 जनवरी जी 1 अप्रैल से लागू हुआ था। ये पुरानी स्कीम खत्म करके नई पेंशन स्कीम लागू की गई। ठीक, अब सवाल है सर कि यदि सब कुछ अच्छा था ही तो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा यदि उनकी सरकार आती है, ऐसा गुजरात और हिमाचल में देखा जा रहा है, तो फिर नई स्कीम में ऐसी क्या खामी है ये तो आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि लोग पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। तो क्या आप भी तो राजनीति करने ही उतरे हैं, और आप भी तो जानते हैं लोगों की नब्ज तो आप बेहतर पकड़ते हैं। मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ। अभी वो निर्णय हुआ था, लागू नहीं हुआ था पूर्ण रूप से। 2009 में पूर्ण रूप से लागू किसने किया? कांग्रेस ने। निर्णय को अगर पलटना था तो कांग्रेस की सरकार आई थी, पूरे 10 साल राजनीति की, क्यों नहीं निर्णय को पलटा? और उल्टा इन कॉन्ट्ररी दे इम्प्लीमेंटेड इट फोर्सफुली, और दिखाने का दांत 3 राज्य में 2 राज्य में ये कर रहे हैं कि हम पुराने पेंशन को लागू कर रहे हैं। तो ये जो राजनीति है इसको लोगों को समझना पड़ेगा। कांग्रेस ने इसको इम्प्लीमेंट किया, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में तो लागू कर ही दिया ना सर। अब इन्होंने देश में बदला नहीं, गैर बीजेपी शासित राज्यों में तो लागू हो, पंजाब में भी लागू किया है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर इतना लागू कर रहे हैं तो दिल्ली में भी पूरी लागू करते ना, दिल्ली में क्यों नहीं लागू किए? भाई जवाब दीजिए अनीता जी। हमने ये सवाल इसलिए थ्रो किया था आनंद साहू जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं अनीता द्विवेदी, मेरा नाम अनीता द्विवेदी है, लक्ष्मी नगर विधानसभा से हूँ। जी जी। तो सर बस इन लोगों की टांग खिंचाई ही करनी है, काम तो करना नहीं है। और देखिए अभी हमारे पंजाब में लागू हो गया है, दिल्ली में भी लागू होगा, ठीक है। और हमारी पेंशन अभी सर जब बीजेपी की सरकार कितने दिन से चल रही है ना, जब इनकी ना पता सर उस समय भी 1000 रुपये पेंशन इनका मिल रहा था। अभी हमारी दिल्ली सरकार 2500 रुपये दे रही है और टाइम टू टाइम दे रही है पेंशन, और इस पेंशन में हमारी कोई रुकावट नहीं है। और लागू हमारे पंजाब में भी जाकर के देखिए, वहाँ भी हमारी 2 सरकार बन गई और वहाँ भी जाकर के हमारे पेंशन बहुत अच्छी लागू हुई है और सारे टाइम टू टाइम पेंशन मिल रही है। दिल्ली में भी लागू होगा सर, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। कब होगा? लेकिन देखिए अभी टाइम लगेगा सर। ये सेकेंड टर्म आपकी सरकार है और अचानक से सोच पंजाब इलेक्शन में जीतने के बाद ही आ रही है क्या? थर्ड टाइम सर, हमारी सरकार ना राजनीति मान लेते हैं सर, हमारी सरकार राजनीति करने नहीं आई है, हमारी सरकार काम करने आई है। हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं सर, और हम काम करेंगे, ठीक है। इनकी राजनीति सिर्फ दिखावा है, ठीक है सर। इन्होंने आज तक इन्होंने बस यही किया, टांग खिंचाई वाला काम किया। केजरीवाल जी आज तक हॉस्पिटल से लेकर के शिक्षा से लेकर के सारे विभागों उन्होंने काम कर रहे हैं, और इनकी बस है कि टांग खिंचाई करना है सर। तो देखिए करने दीजिए, क्योंकि हम तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और हम परेशानियां को देखते आए हैं, तो हम तो काम करेंगे सर। भाई आनंद जी, जमीन से तो जितने भी राजनीति के लोग हैं ज़्यादातर जुड़े हुए, बीजेपी का तो आपका दावा भी है, सबसे ज़्यादा आपके कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आप हैं। तो ज़मीन के इस खुशबू को या इसकी आबो हवा को आप स्मेल नहीं कर पाई आपकी पार्टी? क्या हिमाचल या गुजरात की बात करें तो? देखिए साहब, ऐसा है, हम लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने केवल कर्मचारियों को नहीं, जो कर्मचारी नहीं है, आप जैसे आप हैं, अभी अगर आपकी आयु 60 साल नहीं हुई है, यानी 40 साल के अंदर का आयु है, तो आप भी जो मैंने पेंशन अटल पेंशन योजना
बिना सरकारी नौकरी का, कि वो व्यवस्था केवल प्रधानमंत्री जी ने ये दिया है। ये जो श्रम योगी मानधन योजना, इसमें किसने लाया? पहली बार हमारी मोदी सरकार ने लाया। और ये लोग कह रहे हैं सबसे ज्यादा मजदूर और कर्मचारियों का ध्यान अगर किसी ने रखा है जी, किसी ने रखा। आप दोनों मेहमानों को के पास अब रुक करेंगे, हम जरा कई उदाहरण दे सकते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम के जो एक्सपर्ट हैं, बातें मैं बता सकता। जी, विजय कुमार बंधु हैं, अध्यक्ष हैं अटेवा के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा उनसे समझते हैं क्या दर्द है बंधु जी आप लोगों का, और क्या जो नई पेंशन स्कीम या केंद्र सरकार के द्वारा जो लॉन्च की गई थी अटल पेंशन योजना, जो गैर सरकारी कर्मचारी भी उसका लाभ उठा सकते हैं यदि 60 से कम उम्र है, 40 के आसपास यदि आप हैं तो क्या लगता है इसमें कहाँ जाकर पेंच है, और सरकार को क्या डर है, या फिर दूसरी जो राजनीतिक दल है उनको क्या इससे लाभ दिख रहा है? धन्यवाद कि आपने इस जन्मदिन मुद्दे पर इस बहस को आप लाए इस बीच में, और आपका जो हस्तक्षेप ये कॉलम है बेहतर है, और निश्चित रूप से मुद्दों का हस्तक्षेप होना चाहिए। मैं आपसे दो बात कहना चाहता हूँ। एक तो 2003 में हिमाचल तो एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे पहले एनपीएस लागू हो गई। केंद्र सरकार में बाद में लागू हुई, हिमाचल में पहले लागू हो गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम लोग 5 साल बीजेपी की सरकार थी, लगातार हमारी टीम वहाँ पर, एनएमओपीएस की टीम, एनपीएससीए की टीम हमारी लगातार वहाँ लगी रही, और 5 साल सरकारों में बार बार हमने धरना प्रदर्शन, जो भी एक लोकतांत्रिक तरीका हो सकता है, हमने उसके माध्यम से अपनी बात रखी। लेकिन 5 साल सरकार में जयराम ठाकुर साहब ने एक बार भी विचार नहीं कर पाए कि हम इस विषय को करेंगे, और फिर कहा जाता है डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार अगर है तो वो कर्मचारियों के हित में होनी चाहिए, ना कि उसके विरोध में होनी चाहिए। आपको इस नई पेंशन योजना में क्या अनहित दिख रहा है, और पुरानी पेंशन में क्या हित दिख रहा है? क्योंकि सरकार तो कई तरह की सोच के साथ सबको लाभ मिले, इसके लिए सरकार की कोशिश तो हुई है। जी, मैं एक तो पहली बात बताना चाहिए, जो एनपीएस व्यवस्था बताई जा रही पेंशन व्यवस्था, वो पेंशन व्यवस्था नहीं है। पहली चीज क्लियर कर लें, क्योंकि पुरानी पेंशन जो व्यवस्था थी उसकी एक नहीं 1000 खूबियां थी, और एनपीएस पेंशन व्यवस्था जब है ही नहीं है, ये एक स्कीम है, और स्कीम कभी चालू हो सकती है, कभी बंद हो सकती है। और अभी माननीय बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बात कही कि इसमें ज्यादा लाभ हो रहा है। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान का 80 लाख कर्मचारी का हमको प्रॉफिट वाला ना दे दो, आप हमको कम वाला दे दो, बिना लाभ वाला दे दो, तो आपको क्या दिक्कत है? मैं लाभ नहीं मांग रहा हूँ, आप लाभ जबरदस्ती हमको देने तैयार हैं। और आप दूसरी बात, अगर इतनी अच्छी है तो वो जो माननीय लोग हैं वो अपने क्यों नहीं लागू कर लेते? वो भी पेंशन लेते हैं, एक नहीं लेते, 4-4 पेंशन लेते हैं। तो आप अपने पे लागू कर लीजिए। और आप कह रहे हो कि हम ज्यादा देना चाहते हैं, मैं ज्यादा नहीं लेना चाहता, मैं वही पुरानी, वही कम वाली पुरानी पेंशन लेना चाहता हूँ। एक चीज। दूसरा है कि मार्केट में जो पैसा, जो नई पेंशन व्यवस्था बनाई गई है उसमें 10% मेरा 10, अभी बीजेपी के प्रवक्ता इतनी महत्वपूर्ण विषय, पूरा हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण विषय पुरानी पेंशन बन गया। सत्तारूढ़ जैसे दल के इतने बड़े प्रवक्ता, इतने बड़े माननीय, उनको इतना भी नहीं पता है 15% बढ़ा है कि 19% बढ़ा है। मतलब पता नहीं कैसे लोग आ जाते, नहीं समझ आता। नहीं, देखिए 10% मैंने बता दिया। नहीं, बता दिया, उन्होंने ऑलरेडी बता दिया। आपको नहीं मालूम, कहीं और भी इससे आप आ रहे होंगे, उन्होंने फिगर बताया था। देखिए सवाल नहीं, आप इस तरह से ज्ञान न दें, आप ये बताएं। सुनिए मेरा, छोटी बात है बंधु जी, 10% हम बता दे रहे हैं। 10% हमारा, 10% सरकार का, 14 पहले 10% था, बाद में 4% होगा सरकार का। अच्छा, हम तो उस व्यवस्था को मना कर रहे हैं, आप तो कॉर्पोरेट कंपनियों को और देना चाहते हैं। 14% 4% बढ़ा क्या किया? हमको थोड़ा दिया आपने, कंपनियों को आप दे रहे हैं। 34% पैसा ले जाकर शेयर मार्केट में खेल रही है। हम जिस कंपनी के पास एक छोटा सा कर्मचारी है, एक सफाई कर्मचारी है, एक अध्यापक है, एक बाबू है, वो व्यक्ति, पहले तो ये बताइए कि ये स्कीम बीजेपी ने लाई थी, कौन जिम्मेदारी लागू तो करा कांग्रेस ने। रिजल्ट आ रहे हैं। चलिए, मैं अब आनंद जी आप ही के पास रुक कर रहा हूँ। मैं समझ गया विजय कुमार बंधु जी। मैं आपके पास फिर रुक करूंगा, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे पेच है जिसको समझने की जरूरत है। सिर्फ आइसोलेशन में किसी पर आरोप लगाकर साधी को साधा नहीं जा सकता है, इसलिए इसके तमाम पहलू पर भी गौर करने की आवश्यकता है। आनंद जी, दरअसल ये बात सही है कि पूर्ण रूपेण लागू कांग्रेस के समय में ही हुआ, लेकिन आप
जनहित की सरकार है और क्या जिस तरीके से 80 लाख कर्मचारी इस देश में पेंशन पुरानी स्कीम को लाने की वकालत कर रहे हैं, और एक मुद्दा तो दिख रहा है सर, क्योंकि हर घर में यदि कोई नौकरी कर रहा है तो एक समय के बाद उनकी आयु बढ़ेगी और 60 साल के आसपास वो रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में बुढ़ापा कैसे कटे ये हर घर की चिंता होती है, और जब इंसान बुजुर्ग होता है तो उसकी ज़रूरतें कुछ और ज़्यादा भी हो जाती हैं। तो आपको उनका ख्याल रखने में कहाँ तकनीकी पेच आ रही है? देखिए, हम लोगों को कोई तकनीकी पेच नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओल्ड पेंशन थी उसमें फिक्स कंट्रीब्यूशन फिक्स रिटर्न था, और ये न्यू जो पेंशन है उसमें फिक्स तो है ही, जो आपका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उसमें सरकार भी कंट्रीब्यूट कर रही है बहुत बड़े पैमाने में, जो कि 10 से 13-14 होके 19 तक चला गया, 19%। और इसको इसीलिए लिंक किया गया क्योंकि इसमें बहुत बड़ा चोरी होता था। गाहे बगाहे जो आधिकारिक रूप से कर्मचारियों को पता नहीं है, ये पेंशन का पैसा जो फंड था उसको दूसरे रूट में इन्वेस्ट किया जाता था, और उसका बिचौलियापन किया जाता था। उसको डायरेक्ट फायदा देने के लिए सरकार ने डायरेक्टली सरकारी योजना के साथ लिंक कर दिया, इंश्योर कर दिया कि मिनिमम गारंटेड रिटर्न आपको उस पैसा का अधिक से अधिक लाभ हमें हमारे पेंशनधारियों को मिले। नहीं, लेकिन जो कर्मचारी हैं उनका एक तर्क है, आनंद जी, विजय जी आप बीच में ना टोके, हम आपको आपकी बारी में हम जरूर याद दिलाएंगे, हम आपको पूरा वक्त देंगे। ये बहुत ही गंभीर कार्यक्रम है, इस पर हमने यदि कोई मुद्दा उठाया है तो उसका सार्थक संवाद है। अगर कोई भी जो बुजुर्ग है, जो अपने टर्मिनल एज में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं बरकरार रख पाता है, सरकार को एक निर्णय लेना पड़ेगा। उसके लिए सरकार को एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं उनको ये सरकार का सहारा देना चाहिए, और उसी की एक कोशिश है ये पुरानी पेंशन स्कीम, जो हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी ने आज बताया है, और हमने ये अपने राज्यों में करके दिखाया है कि जिस तरीके से राजस्थान छत्तीसगढ़ ने किया, और राज्यों में भी, क्योंकि जीडीपी लो हो रही है, पर कैपिटा इनकम लो हो रही है, महंगाई की दर आसमान छू रही है, डॉलर और रुपए का जो रेशियो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, के आसपास आ चुका है। तो जिस तरीके से पिछले 8 सालों में करीब 25% के डेली यूटिलिटी के सामान में, चाहे आप पेट्रोलियम के पदार्थ, हर एक जो दाल और जो घर की सामग्री होती है उसमें हर एक में दर बढ़,
नहीं है। सर अभी दिखाए पहले आनंद जी को इसका व्यवस्था प्रयास किया। और हमारे क्या मालूम जो मजदूर कहा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अभी जो संवैधानिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका भी आप तो मजदूरों के तरह 50-50 साल काम करते हैं, उनका जो ट्राइबल एमपी सुन लीजिए साहब, एक बार टर्म उनको राज्यसभा एमपी मिला। पत्नी
का इनकम नई स्कीम हम कोई और उनसे जुड़े परिवार करोड़ों लोगों का विषय है, उस पर कोई गलत तथ्य एक बड़े चैनल पर, जिम्मेदार चैनल आप पर उसी पर अटक गए साहब, तथ्य पर अटक गए। आप बताएं फिर आपकी दिक्कत क्या है? नहीं, हम जब पूछते हैं तो उसका सीधा जवाब दीजिए। आपका टारगेट यदि बीजेपी को नहीं करनी है। मैं तथ्य बताना चाहता हूँ। तथ्य पर आइए आप। 80 लाख लोग पूरे देश में हैं, इसके अंतर्गत एनपीएस के अंतर्गत है जी। 80 लाख में एक आदमी, एनपीएस वाला एक आदमी कह दे कि हाँ हम एनपीएस लेना चाहते, एक आदमी की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक। दूसरा तर्क मैं बताना चाहता हूँ, कुछ जो नियम बनाया गया, पीएफआरडीए बिल का जो नियम बनाया गया, उसमें लिखा गया कि जो पुरानी पेंशन लोग धारी है वो भी नहीं ले सकते हैं, उनको भी व्यवस्था है। पूरे देश में एक भी आदमी पुरानी पेंशन छोड़ के नहीं लिया। अगर इतनी शानदार है तो उसको लेना चाहिए। तीसरी चीज, प्रॉफिट, हमने कहा कि हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए। अभी हिमाचल की मैं बात करूं कि हिमाचल के आरटीआई से निकला हुआ तथ्य है, हमारा नहीं है, सरकार का, सरकारी विभाग का अपना दिया हुआ आरटीआई कि हम पेंशन पे, पुरानी पेंशन पे खर्च करेंगे वो सालाना 500 करोड़ खर्च करेंगे, सालाना 500। और जो एनपीएस पे पैसा सरकार ले जा रही 1100 करोड़ रुपए, ये कौन सी बुद्धिमानी है? आरटीआई है, अगर आप चाहें तो मैं भेज दूंगा। 1100 करोड़ सालाना एनपीएस में, तो ज्यादा पैसा देने के लिए ज्यादा पैसा लगा रही है सरकार, तो आपको दिक्कत क्यों पड़ रही है? सिस्टम बनाया गया, हमारा पैसा, सरकार का पैसा कंपनियों के पास जाएगा, कंपनियां शेयर मार्केट में खेलेंगी। और अब तो ये बताना भी नहीं है कि इसका परिणाम कोई कंपनी के पास नहीं है, सारा ट्रांसपेरेंट है। उसी गुजरात में अगर बिचौलियों और दलालों का अगर दुकान बंद किया है तो मोदी सरकार ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, मेरी खबर नहीं। और आप लोगों को 60 साल में एक मजदूरों को। ठीक है, मैं आनंद साहू जी से ही जवाब लेता हूँ, क्योंकि वो सुन रहे हैं, साक्षात यहाँ बैठे हुए हैं। आनंद जी, आप बताएं कि ये क्या सही है और क्या गलत है बीजेपी के नजरिए से।
सर सबसे पहले तो ये जितना बड़े बड़े ये यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, इनको मूल बात पता नहीं है और बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं एक बात पूछता हूँ आपके चैनल के बंधु जी, शांत हो जाए, शांत हो जाए। हमने संगठित मजदूरों को पहचान पत्र नहीं मिला। बंधु जी का ऑडियो जैसा डाउन कीजिए। के माध्यम से 30 करोड़ मजदूरों को ई श्रम कार्ड के माध्यम से पहचान पत्र दिया। और तो और अभी गैस चूल्हा कितने लोगों को उज्ज्वला योजना से दिया। इलाज नहीं मिलता था मजदूरों को, आयुष्मान भारत से इलाज दे रहे हैं। तमाम तरह के काम जो कर्मचारी मजदूर किसान के लिए किया है मोदी सरकार ने, उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं, आंख से आंख मिला नहीं सकते हैं। आज 10 साल जिन लोगों ने लूटा, पूरी सरकार लूट करके खा गए, वो लोग अभी ये जो लोग योजना को खुद लागू किया वो कह रहे हैं कि हम तो हमारी राज्य सरकार में ये योजना मेरे एक सवाल का छोटा जवाब दे दीजिए बस, क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है। आनंद जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, एक छोटा जवाब दे दीजिएगा कि क्या वाकई मान लीजिए कि अब राजनीति है उसमें किसने लूटा क्या नहीं लूटा, क्योंकि सरकार आपकी है तो आप उस पर जांच करा रहे होंगे और जब कार्रवाई होगी तो हम लोग समझ लेंगे कि हाँ भाई उन्होंने लूटा था, कार्रवाई हुई। खैर, ये तो हुई एक बात। आपने जितनी योजनाएं लॉन्च की उसका लाभ भी आपको मिला और आपको सराहा भी गया। पुरानी पेंशन स्कीम में जो भी पेच है उसको सकारात्मक सोच के साथ आगे ले जाएंगे। फाइनल आंसर। निश्चित रूप से देखिए, नई जो पेंशन नीति आई है स्कीम एनपीएस, उसमें अभी 29 राज्य हैं। जब तक सभी राज्य के मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर और तमाम जो लेबर मिनिस्टर उन लोगों का पूर्ण रूप से राय नहीं मिल जाता है कि उसमें कितना फायदा नुकसान है, उसकी जब तक चर्चा नहीं हो जाती है, जैसे कि आप देखते हैं कि किस तरह से जीएसटी लागू किया गया, तो ये कांग्रेस की सरकार जीएसटी लाई, लेकिन लागू किसने किया? मोदी सरकार ने। उसमें भी कितने मीटिंग हुए, पूरे देश के तमाम राज्य सरकारों के साथ राय मशवरा करके उसको लागू किया। मैं आपको रोक रहा हूँ। आपका बहुत धन्यवाद आनंद जी, बहुत धन्यवाद अनित सिंह जी। अब समय संपन्न हो रहा है, आप थोड़ा विलंब से आए। बहुत धन्यवाद अनिता द्विवेदी जी आपका, बहुत धन्यवाद विजय कुमार बंधु जी आपका। लेकिन हजारों ख्वाहिशें ऐसी, उनमें से एक अंतिम ख्वाहिश ये होती है कि बुढ़ापा हमारा अच्छे से कट जाए, और हर इंसान की ख्वाहिश होती है, क्योंकि तमाम जिम्मेदारी को निभाते निभाते इंसान एक उम्र के बाद एक सहारे की उसे ज़रूरत पड़ती है। उसमें पेंशन एक बड़ा सहारा होता है। हम उम्मीद करते हैं अपने जनप्रतिनिधियों से, राजनीतिक दलों से कि इस मुद्दे पर वो सकारात्मक सोच के साथ विचार करें कि सिर्फ चुनावी वायदे न बन जाए और सिर्फ सरकार को घेरने के लिए एक वायदे को परोसा न जाए, क्योंकि ये जनहित का मामला है और इस पर सरकार भी गौर कर रही है और तमाम राजनीतिक दल राजनीति करने उतरते हैं ज़मीन को ठीक से समझने के लिए ही। हस्तक्षेप में इतना ही। सहारा पड़ा।